तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत सेंक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए होती है, जो मारनी नाम की एक औरत को जेल से घर छोड़ने के लिए जा रहा था। दरअसल मारनी पर अपने ही पति की हत्या का आरोप था, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अब वो अपने बाकी की सजा घर पर रह कर के काटेगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त थी कि उसके पैर में एक ट्रैकर बांधा जाएगा और उसकी एक्टिविटी सिर्फ 100 फीट के दायरे तक सीमित होगी। अगर गलती से भी उसने उस सीमा को पार किया तो वो ट्रैकर अलार्म बजा देगा और पुलिस फौरन उसके घर पर पहुंच जाएगी। सेंक के जाते ही मारनी अपने घर को थोड़ा ठीक करने लगती है। वो ऊपर कमरे में जाती है और दीवार पर टंगी अपने और अपने पति की तस्वीर को देखने लगती है। यादें तो बहुत सारी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अपने पति की तस्वीर और कपड़े उठाती और फेंक देती है बेसमेंट में, फिर दीवार पर लगे हुए खून के धब्बों को साफ कर देती है। अब ऐसे ही काम करते करते शाम हो चुकी थी। फिर जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटती है और जैसी मोमबत्ती को बुझाने लगती है, तभी उसे बिस्तर के नीचे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। डरते हुए जब जाग के वो नीचे देखती है तो एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। ऐसे ही सुबह हो जाती है और मारनी को घर से बाहर जाने की कोई भी इजाजत नहीं थी, इसीलिए वो अपने खाने पीने का सामान फोन करके ऑनलाइन ही मंगाती है। तब उसकी मुलाकात होती है डिलीवरी बॉय जॉय से। रात होते होते जैसे मारनी सिगरेट जलाने लगती है, तभी अचानक से उसे अपने पति की आत्मा नजर आती है। डर के मारे मारनी की पैंट गीली हो जाती है और वो भागने लगती है नीचे की तरफ। इसी हड़बड़ाहट के अंदर वो फिसल करके गिर जाती है नीचे। जैसे ही वो बाहर का दरवाजा खोलती है तभी अलार्म बज उठता है। अब उसके पति की आत्मा भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तब मारनी हिम्मत जुटा करके फिर से ऊपर की ओर भागती है। अब इस सीन में हम पुलिस ऑफिसर सेंग को देखते हैं, जो फिर से उसके घर पर आता है और चेक करता है कि कहीं मारनी भागने की फिर से कोशिश तो नहीं कर रही है। लेकिन जाते जाते वो एक बात कहता है कि दीवार पर खून अभी भी दिख रहा है। ये देख कर के मारनी भी चौंक जाती है कि आखिर ये खून कहाँ से आ गया, क्योंकि उसने तो पहले सब कुछ साफ कर दिया था। फिर अगले दिन मारनी जब बैठ कर के अखबार पढ़ रही थी, तभी किचन में बर्तन अपने आप ही हिलने लगते हैं और उड़ कर के मारनी की तरफ आने लगते हैं। इससे मारनी का दिमाग खराब हो जाता है। तभी वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मर गया फिर भी तुझे चैन नहीं है क्या, और कितना ज्यादा तंग करोगे मुझे। तभी डिलीवरी बॉय जो है उसके घर पर आता है और मारनी को बताता है कि पूरी कॉलोनी में उसकी बातें हो रही है और लोग तुम्हें अलग नजरों से देख रहे हैं। लेकिन जॉय को यकीन है कि मारनी जैसी खूबसूरत औरत बगैर वजह किसी की जान नहीं ले सकती है। तब मारनी यहाँ पर जॉय को अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मेरा हस्बैंड पुलिस में था, लेकिन वो एक नंबर घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान था। वो रोजाना गुस्से में घर आता और हर रोज मेरे साथ मारपीट करता और मैंने कई बार पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की, मगर शेंक नाम का पुलिस ऑफिसर जो मेरे हस्बैंड का दोस्त था, वो हर बार ये मामला दबा दिया करता था। जब मैंने अपने हस्बैंड से तलाक लेने की बात कही तो उसने गुस्से में आकर के चाकू निकाला और मुझे जान से मारने की धमकी दी। तब मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसी का चाकू छीन करके उस पर वार कर दिया और गलती से फिर उसकी जान चली गई। ये बात सुनकर के जॉय को मारने पर बहुत ज्यादा तरस आता है। अब वो उसका दोस्त बन जाता है और मारनी को अपना फोन नंबर भी दे देता है। जब वो यहाँ से जाने लगता है तो मारनी उसे कहती है कि अगर हो सके तो भूत भगाने वाली किताबें ला करके दे दो। तब जॉय उसे वो किताबें ला करके दे देता है। जब मारनी वो किताबें पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए उसकी सारी चीजों को जला दो और हो सके तो घर में रिचुअल करो। अब मारनी जब बेसमेंट में अपने पति की चीजों को जलाने के लिए जाती है, तभी उसके पति की आत्मा फिर से प्रकट हो जाती है। बेसमेंट में एकदम से लाइटें जल उठती है और दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। अब उसके पति की आत्मा बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। जब वो सामान समेट करके यहाँ से जाने लगती है तो वो अपने पति की आत्मा से टकरा जाती है, जो उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है और अपने बैग को छूने नहीं देता है। लेकिन अब मारनी भी पहले की तरह डरने वाली नहीं थी। वो झटका दे करके अपने आप को छुड़ा लेती है और निकल जाती है यहाँ से बाहर। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सेंक भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे घर में कोई भी असामान्य जैसी चीज नजर नहीं आती है। लेकिन सेंक को डाउट हो गया था कि मारनी जरूर उसे कुछ छुपा रही है। तब मारनी रोते हुए कहती कि सेंक मेरा पति मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब सेंक इस बात को मजाक समझता है और गुस्से
गुस्से में वहां से चला जाता है। अब सेंग के जाते ही मार्नी अपने पति का सारा सामान उठा करके पास की कूड़ा गाड़ी में ले जा करके फेंक देती है, ये सोच करके कि अब उसके पति की आत्मा उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मार्नी अपने हाथ धो रही थी तभी उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी जो उसके हस्बैंड ने उसे दी थी और आज भी वो अंगूठी उसने पहन रखी थी। घबरा कर के जल्दी उसने उस अंगूठी को उतारा और सिंक में डाल दी। लेकिन जब वो दोबारा से उसे उठाने के लिए सिंक की तरफ हाथ बढ़ाती है तभी सिंक में से एक हाथ बाहर निकलता है और उसका हाथ अंदर की ओर खींच लेता है। उसी समय नाली का ग्राइंडर भी ऑन हो गया था, लेकिन किसी तरीके से मार्नी अपने पैर से स्विच को बंद कर देती है और वह अपनी जान बचा लेती है। तभी अचानक से उसे फिर से दीवार पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। इससे मार्नी का दिमाग खराब हो जाता है। वो घर के सामान को इधर उधर बिखेर करके तलाशी लेना शुरू कर देती है। तभी उसे बेडरूम की फर्श के नीचे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। जब वो दरवाजे को खोलती है तो अंदर एक काले कलर का बैग पड़ा था और उस बैग में काफी सारे नोटों के बंडल पड़े थे, यानी कि उसके हस्बैंड द्वारा लिया गया रिश्वत का पैसा जिसे इसका पति यहाँ पर छुपा करके रखता था। अब मार्नी फैसला करती है कि ये पैसा अब किसी के काम नहीं आ सकता है, इसीलिए वो सारा पैसा चर्च में दान कर देती है और फादर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे घर में रिचुअल करवा दे। लेकिन फादर साफ साफ मना कर देता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। अब मार्नी खुद ही इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। वह तंत्र के किताब में लिखे हुए उपाय पढ़कर धूप जलाकर के घर के हर कोने में धूप फैलाने लगी। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो कि जैसे कोई परछाई उसके पीछे हो। अब मार्नी बहुत ही बुरी तरीके से डर चुकी थी, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला करती है। जब वो भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और कुंडी लग जाती है। दरअसल मार्नी का पति उसे मारना नहीं चाहता था, बस डरा डरा करके उसकी पेंटेगिरी करना चाहता था। बार बार डर के मारे मार्नी अब अकेले नहीं रहना चाहती है। तभी वो फौरन कॉल करती है जॉय को, वह डिलीवरी बॉय जो अब उसका दोस्त बन चुका था। मार्नी उसे कहती कि अगर आज रात तुम मेरे साथ रह सको तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। जॉय भी फौरन घर पर पहुंच जाता है। अब दोनों मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मार्नी को जॉय के गले लगने से कुछ गर्माहट से महसूस होती है और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह जब मार्नी उठकर के खिड़की से बाहर देखती है तो उसके पति की आत्मा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। दरअसल वह एक पागल आत्मा बन चुकी थी और वह जॉय पर हमला कर देता है और उसे उठा करके मौत के घाट उतार देता है। इसी दौरान हम सेंग को देखते हैं जो बार मार्नी पर नजर रख रहा था। जब वो घर से आ रही चीखों की आवाज को सुनता है तो घर के अंदर दौड़ पड़ा। मार्नी उसे रोकने की कोशिश करती है कि बस 2 मिनट रुकी, मैं अपने कपड़े पहन रही हूँ। इस दौरान वो जॉय की लाश को जल्दी से ऊपर की ओर ले जाती है और बेडरूम में बने एक फर्श के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट के नीचे ठूस देती है। लेकिन सेंग इंतजार नहीं करता है और अपने साथियों के साथ दरवाजा तोड़ कर के अंदर घुस आता है। अब वो जल्दी से ऊपर जाता है तलाशी लेने के लिए, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। वो अपने साथियों को यहाँ से बेच करके अकेले मार्नी से पूछताछ करता है कि क्या जॉय तुम्हारे घर आया था। मार्नी ने कहा कि हाँ कल रात आया था, मैंने उसे रात को यहीं पर रुकने के लिए कहा, लेकिन जब मैं सुबह उठी तब तक वो जा चुका था। अब मार्नी सेंग को बता ही रही थी कि तभी अचानक से ऊपर से खून टपकने लगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ छत टूट जाती है और जॉय की लाश सीधा आकर के गिरती है सेंग के ऊपर। अब ये देख कर के सेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि मार्नी ने जॉय की भी हत्या कर दी है। तभी वो जल्दी से हथकड़ी निकालता है और मार्नी की कलाई में डाल देता है। मार्नी सोचने लगती कि हाँ जल्दी से ले जा मुझे यहाँ से। तभी अचानक से मार्नी का हस्बैंड प्रकट हो जाता है। वो इन दोनों को एक जोरदार धक्का दे करके गिरा देता है नीचे और बहुत ही भयानक चेहरे के साथ वो उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उसे देख करके सेंग समझ जाता है कि मार्नी झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब मार्नी का पति किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, न ही मार्नी को न सेंग को। वो इन दोनों को उठा करके बेसमेंट में फेंक देता है और फिर पूरे घर में आग लगा देता है। तभी यहीं पर सेंग बेहोश हो जाता है। मार्नी बड़ी मुश्किल से अपनी हथकड़ी खोलती है और बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी सेंग होश में आ जाता है। मार्नी दोबारा से अंदर जाती है और उसे खींच करके बाहर निकालती है, लेकिन वह जैसे खुद बाहर निकलने लगती है तभी उसका पति उसके पीछे आ जाता है। लेकिन अब मार्नी में बिल्कुल भी डर नहीं बचा था।
वो पास ही में पड़े एक बेसबॉल बैट को उठाती है और पूरी ताकत से वार कर देती है अपने पति की आत्मा पर, लेकिन उस आत्मा पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। वो उल्टा उसी बैट से मारनी की गले को दबाने लगता है। इससे मारनी का दम घुटने लगता है। तभी वो बेहोश होने का नाटक करके नीचे गिर जाती है। फिर अपनी उंगली में पहनी हुई शादी की अंगूठी को निकाल करके उसके मुंह पर फेंक देती है, अपने और उसके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करते हुए। जैसे ही वो अंगूठी उसके पति के हाथ पर जाकर के गिरती है, तभी अचानक से वो एकदम शांत हो जाता है और उसकी बॉडी भी वैसे हो जाती है जैसे चिंता इंसान की हो। वो धीरे से मारनी का नाम लेता है और फिर धुआं बन करके गायब हो जाता है। तब मारनी फौरन अपनी बिल्ली को उठाती और भागती है घर से बाहर। उसके बाहर निकलते ही घर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरा घर जल करके राख राख हो जाता है। सेन जो अब पूरी तरीके से होश में आ गया था, वो ये सब कुछ देख रहा था और अब मारनी को रोकने की बजाय आजाद कर देता है। फिर मारनी एक बस में बैठती है, एक नए शहर और एक नई जिंदगी की ओर। और इस भयानक डरावने रहस्यमय सफर की कहानी अगले दिन के अखबारों में ये सुर्खियों में छपी हुई थी और इस सीन के साथ ही कहानी 100 फीट यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।